वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 28 जुल्हज 1445 हिजरी, जुलाई की 5 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोग का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक और आपको अंदाजा हो रहा होगा मैं वो पुरजोश अंदाज से शो का आगाज ही नहीं कर रहा और उसकी वजह ये कि यार आई मीन सीरियसली आज तो मैं थोड़ा सा लेट आया, फिर भी हमारी लिफ्ट जो है ना वो ऑन नहीं थी और मेरी तप इस बात पे चढ़ती है कि जब कि हम 5वें फ्लोर पे हैं और जब मैं 4थे फ्लोर पे पहुंचता हूं तो फिर लिफ्ट वहां पे आके ऑन हो जाती है। तो मेरी सारी मेहनत जो है ना, यानी दिल तो चाहता है कि एक फ्लोर के लिए मैं अब लिफ्ट लेके जाऊं, लेकिन सीरियसली यार जाती है यार। आई मीन इतना ह्यूमिड वेदर है, फिर वही फील्स लाइक 38, 39, 40 चल रहा है कराची में, उसमें 7 फ्लोर ऊपर चढ़ के जो आओ तो उसकी वजह ये कि 2 फ्लोर पार्किंग के भी होते हैं। तो मैंने कहा बताता चलूँ, आप कहते हैं 5वें फ्लोर पे हो तो 7 फ्लोर क्यों चढ़ते हो? तो 5वां फ्लोर मतलब ऑफिशियली 5वां फ्लोर, डिफैक्टो और ड्यू जूरे का जो है ना वो फर्क होता है, फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का फर्क होता है। लेकिन बहरहाल चलें जी, 7:19 हो चुके हैं सनराइज शो में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा आप जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, आप ये कर सकते हैं कि आप फेसबुक पे हमारी जो सनराइजर्स कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस सनराइजर्स कम्युनिटी, उसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे मैंने अभी जो है वो ये मैसेज लगा दिया है। वैसे वाकई रास्ते में जब मैं चलता हुआ आ रहा था तो फिर इस लिफ्ट के ना चलने को कोसने देने के बजाय अगर मैं मैसेज ही पोस्ट कर देता तो अभी आप लोगों को 4-5 मैसेजेस मेरे ख्याल से मेरे पास फेसबुक पे आ चुके होते हैं। लेकिन बहरहाल शो अब रोना धोना बंद करते हैं। वैसे तो रोना धोना हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे मनहसल कौम किस्मत में लिखा हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा था। लेकिन प्रोग्राम का करते हैं अपने आगाज और ऑफ कोर्स चलें जी, आज प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत सारी बातें हो रही हैं। जनाब वाला बरतानवी इलेक्शंस के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और हस्ब तवक्को इट इज गोइंग टू बी अ लैंडस्लाइड। लेबर पार्टी जो है वो 14 साल के बाद एक बार फिर से बरतानिया में इख्तिदार में आ रही है और आवाम ने जो है वो अपना 14 साल का जो स्नोबॉल होता हुआ गुस्सा था कंजर्वेटिव्स के ऊपर वो भरपूर अंदाज से जो है वो उतार दिया है। तो उस पे जरा हम आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे, हाउ बिग दिस विक्ट्री इज एंड व्हाट डज दैट मीन फॉर द ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड ऑल, और इन सारी चीजें और कुछ थोड़े से निस्बतन जो नोन लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त इलेक्शंस में जो है वो क्या जा रही है। सो इस पे जो है वो ऑफ कोर्स जिक्र होगा। आज के अखबार में शामिल आम खबरों की भी बात होगी, खेलों का भी जिक्र होगा, कुछ इंटरनेशनल खबरें में बरतानवी इलेक्शंस के अलावा भी हम बात करेंगे। The problems keep compounding for Joe Biden. I think रोजाना ही आज एक हफ्ता हो गया उनकी उस डिजास्टरस स्पीच को, और अब ऐसा हो रहा है कि जहां अमेरिकन कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ जो सपोर्टर्स हैं वो उनके खिलाफ, अब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कुछ मेंबरान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह खोल रहे हैं जो बाइडन के खिलाफ। लेकिन उनके लिए जो एक और बड़ी खतरनाक चीज अभी शुरू हुई है वो ये शुरू हुई है कि पार्टी के जो डोनर्स हैं, यानी पार्टी को जो चंदा देने वाले हैं, वो चंदा देने वाले जो हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी जबान दराजी जो है वो शुरू कर दी है उनके खिलाफ, अमरीकी सदर के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है हर किसी को जबान दराजी पसंद नहीं होती। कल हमने देखा एक वकील ने हमारे काजीउल कज़ा साहब के हवाले से जो है वो जबान दराजी कर दी थी, तो उस पर काजी साहब क्योंकि आदी नहीं है, वो ऐसे मसनद पे बैठे हुए हैं कि उन्हें कहीं पे भी ये बात नहीं पसंद कि कोई उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करे, तो आपने कल उनका भी गुस्सा देखा। लेकिन अमरीकी सियासत क्योंकि बड़ी उसूलों पे चलती है, वहां पे आप इस तरह के गुस्से जो है वो नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको बहुत ही रीजन के साथ जो है वो उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं, और यही काम जो है वो इस वक्त जो बाइडन की टीम जो है वो कर रही है। बट चलें जी आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ मैसेजेस जो हैं वो इस वक्त मेरे सामने हैं एंड आज का पहला मैसेज हमारे पास हसनैन की तरफ से आया है। चेस स्टार 9 बिकम्स द यंगेस्ट टू प्ले फॉर इंग्लैंड। क्या बात है यार, आपने बीबीसी का ये लिंक मेरे साथ हसनैन आपने शेयर किया है। और a 9-year-old chess prodigy is set to make history as the youngest person ever to represent England in any sport. क्या बात है, ये एक लड़की है जिसका नाम है बोधना शिवानंदन फ्रॉम हैरो इन नॉर्थ वेस्ट लंदन,
और इंग्लैंड की जो चेस टीम है, चेस ओलंपियाड जो हंगरी में होने वाला है इस साल, उसमें वो हिस्सा लेंगे. और कहते ये हैं कि शी इज 15 years younger than the next teammate 23-year-old लेन याओ. और चलें जी, तो ये भारतीय निजात जो हैं ये बज़ाहिर लग रही हैं. और इसमें इंडियंस आर प्रीटी एक्सेप्शनली गुड इन चेस. वैसे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. और साउथ इंडियन खास तौर से दे आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू चेस. एंड इस पर कुछ चेक करना चाहिए, वैसे कोई रिसर्च होनी चाहिए. जैसे इंडियंस आर वेरी गुड इन स्पेलिंग बी, यानी मैं जो भी अमेरिका में स्पेलिंग बी के कॉम्पिटिशन देख रहा होता हूँ उसमें कहीं ना कहीं जो है वो इंडियंस जीतते हुए नजर आ रहे होते हैं मुझे. सो कोई वजह हो सकती है इसकी. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. जीशान बेग साहब कहते हैं 5 July 2024 is the 53rd birth anniversary of late Amir Liaquat Hussain, a top-ranked TV anchor and was listed 3 times in the 500 influential Muslim worldwide and was among 100 popular personalities of Pakistan. Dr. Amir Liaquat Hussain, whatever you may want to call him. What a story of कहते हैं ना जी उरूज और ज़वाल की क्या कमाल ये कहानी थी. और एवरीथिंग वाज अंडर हिज फीट. चले मेरे ख्याल से आई थिंक रफ्तार ने अभी आमिर लियाकत के ऊपर वो जो 2 एपिसोड पर मबनी सीरीज थी वो बना के आमिर लियाकत के हवाले से जो डिस्कशन था उसको एक बार फिर से जिंदा किया. वरना आमिर लियाकत जो है वो गुमनामी के अंधेरों में, यानी उनका जिक्र भी अब आपको कहीं नजर नहीं आता, कोई उनको याद करता हुआ भी नजर नहीं आता था ज्यादा. लेकिन क्रेडिट्स टू द टीम एट रफ्तार दैट दे क्रिएटेड अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री ऑन हिज लाइफ. 2-part सीरीज उन्होंने जो बनाई थी. और उसके बाद एक बार फिर से आमिर लियाकत के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ था. वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड पीपल इन पाकिस्तानी मीडिया. और बहुत जबरदस्त इनको सैलरी मिलती थी. और एज आई सेड एवरीथिंग वाज अंडर हिज फीट. बट व्हाट अ सैड स्टोरी. चलें जी, आमिर लियाकत हुसैन अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए भाई इनकी. और आज अगर वो जिंदा होते तो अपनी 53वीं सालगिरह मना रहे होते. जस्ट इमेजिन हाउ यंग ही पास्ड अवे. इसके अलावा जावेद साहब ने क्या खबर की, ज़ाहिर ऑफ कोर्स उन्होंने जावेद साहब ने जो है वो बरतानवी इलेक्शंस के हवाले से खबर शेयर की है. और जिसमें मैं ऐसा ही सेट हम जरा आगे आके तफसील से बात करेंगे. लेकिन जो एग्जिट पोल है वो ये बताते हैं कि 650 सीटों में लेबर पार्टी जो है वो 410 सीटें हासिल करने वाली है. दिस इज व्हाट द एग्जिट पोल सजेस्ट. लेकिन अब असल नंबर जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और हल्कों के नंबर जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और उनके फॉर्म 45 अब पहुंचना शुरू हुए. सो लेबर हैव ऑलरेडी गेन्ड 42 सीट्स. 42 सीट्स दे हैव ऑलरेडी गेन्ड. 111 सीट्स ऑलरेडी जो रिजल्ट्स आ चुके हैं. कंजर्वेटिव हैव गॉट जस्ट 15 सीट्स राइट नाउ. लिबरल डेमोक्रेट्स के बारे में ये कहते हैं, उनका तो ये कहना है दिस इज देयर वंस इन अ सेंचुरी रिजल्ट फॉर लिबरल डेमोक्रेट. लेकिन जो सबसे हैरान कुन या सबसे मैंने कहा चाहिए बरतानवी माशरे के लिए जो सबसे परेशान कुन रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है रिफॉर्म यूके पार्टी की जानिब से, जो कि अपना डेब्यू भी करने वाली है. उनके जो लीडर हैं नाइजल फराज 8 अटेम्प्ट्स कर चुके थे इलेक्शन में हिस्सा लेने की, लेकिन बिल आखिर अब वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए हैं. इट्स एन एंटी इमिग्रेशन पार्टी देयर. इसके अलावा इस वक्त बड़ा इलेक्शंस का सीन चल रहा है. आपने देखा कि जी कल जो है वो बरतानिया में इलेक्शन हुआ. आज रन ऑफ इलेक्शन होने वाला है ईरान में, जमहूरी इस्लामी ईरान. वहां पे आज 2 टॉप कैंडिडेट्स जो पिछले हफ्ते के इलेक्शन से उनके दरमियान अब एक रन ऑफ इलेक्शन है आज. कल हमने वैसे तफसील से अपने यूट्यूब शो में बहुत तफसील से इसके हवाले से बात की, लेकिन आज जरा मुख्तसरन प्रोग्राम के इख्तिताम में हम जरूर जाते जाते बात करते चलेंगे. फ्रांस में पार्लियामानी इलेक्शंस जो हैं वो भी होने हैं इतवार को 7 को. और उसमें उससे पहले कुछ बड़ा वायलेंस जो है वो थोड़ा बहुत देखने में आ रहा है. और उस वायलेंस में जो टारगेट किया गया है आर द कैंडिडेट्स, जिसकी वजह से काफी लोग जो हैं वो शॉक में नजर आ रहे हैं. और growing number, ये अखबार का लिखना है, growing number of candidates and activists in France have been targeted with violent and verbal attacks in the run-up to Sunday's 10th final round of parliamentary elections. और आप ये जानते हैं कि काफी सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई हैं. फार राइट नेशनल रैली पार्टी को जो है वो शिकस्त देने के लिए. सो चलें जी, लॉट्स ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स गोइंग ऑन. अरशद इमान साहब कहते हैं भारत हुकूमत ने फिर रिवायती अंदाज अपनाते हुए मुहर्रम उल हराम से 10 रोज कबल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी है. मतलब किसी ने इन बाइकिया यांगो वाले मोटरसाइकिल वालों का सोचा है कि वो ये 10 दिन घर कैसे चलाएंगे. अब आप भी 30-40 साल पुराने वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं. बिल्कुल जी, देखिए बात यही है सिंपल कि चाहे ये हुकूमत हो जो भी हो, आई मीन वी हैवंट रियली मूव्ड ऑन
यानी चाहे वो पाकिस्तान की रियासत हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, हम अभी तक वो 80s और 90s वाले उसूलों पे ही कारबंद है. हमें वाकई समझ में नहीं आ रहा. अभी आप यही देखिए कि बड़ा अच्छा एक मैं पेपर भी पढ़ रहा था. ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं पाकिस्तानी ओरिजिन, उनका नाम भी अदील ही है. इनफैक्ट उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक पेपर लिखा है और उसमें उन्होंने चेंजिंग पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से बात की. और उन्होंने बताया ये कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास की ग्रोथ ड्यूरिंग द मुशर्रफ टाइम देखने में आई थी और उसके बाद जो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ है, ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं जो कि मिडिल क्लास दौर की पैदावार थे. दे थिंक इंटायरली डिफरेंट अबाउट द वर्ल्ड, देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है. लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को जो चलाने वाले लोग, या कम से कम वो जो अपने आप को पाकिस्तान का हाकिम समझते हैं, वो अभी भी 1980 और 90 की दहाई में बैठे हैं. वो लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए. ज़ाहिर है वो जिन इदारों से तालीम हासिल कर आते हैं, वो दुनिया का एक सर्टन व्यू, जिस तरह मदरसे से बच्चा जब निकल कर आता है उसको दुनिया का एक सर्टन व्यू सिखाया जाता है, इसी तरह हमारे यहाँ जो बड़े ऐसे इदारे जिनसे निकलने वाले लोग इवेंचुअली मुल्क चला रहे होते हैं, चाहे वो हमारी सिविल सर्विसेज अकेडमी हो या फिर एक अकेडमी है, उसका नाम मैं नहीं ले रहा, पहाड़ी इलाकों में जो वाक़, वहाँ से जो वो सीख कर आते हैं वो अभी तक वही उनका. इवन अगर आप बाकी उनके बाद में भी उनकी तालीमें हासिल कर रहे होते हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, वो उनको एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो सिखाया जा रहा है. मुल्क कहीं और से कहीं और निकल गया. तो अभी भी हमारे यहाँ उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो पाकिस्तान में डबल सवारी पे पाबंदी लगाना है. यानी ऐसा लगता है हर मसले का हल हमारे यहाँ डबल सवारी पे पाबंदी है. देखिए पॉइंट ये अरशद साहब, ये पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बेचारा बाइकिया चलाने वाला यार, वो बेचारा क्यों चला रहा है बाइकिया यार? उसकी वजह से उसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन नहीं है उसके पास. अब वो जो है वो क्या करेगा इस चीज के हवाले से? कितने सारे लोगों के लिए बाइकिया इज अ डेली लाइफ सेवर. मैं बात सिर्फ उनकी नहीं कर रहा जो बाइकिया चला रहे हैं, बल्कि वो जो पीछे वाली सीट पे जो है वो बैठे हुए होते हैं. इवन जो पप्पा ने बोला है कि बीच में तकिया रखना चाहिए बिकॉज स्पार्क तो होता है. लेकिन खैर एनीवे, द पॉइंट इज यार कि क्या कभी कोई हमने एनालिसिस किया है? ऐसे डबल सवारी की कहानी भी कराची में ज्यादा है ना, हम ज्यादा भुगतते हैं इस चीज को. क्या कभी किसी ने इस पे कोई एनालिसिस किया है कि ये डबल सवारी लगाने से लॉ एंड ऑर्डर में फर्क क्या पड़ता है? Does it really make any difference? Do we have any empirical evidence that it really works? Because कराची में मेरे साथ एक बार जो स्ट्रीट क्राइम हुआ है, वो बंदा अकेला बैठा हुआ था और बात बड़ी सिंपल है. वो जिसके के पास पिस्तौल हो वो आके टक टक आपके एक मेटल की खास आवाज आती है जब शीशे से लगती है, तो उसके बाद आपके फिर ऑटोमेटेड रिएक्शन शुरू हो जाते हैं ना. आप अपना वॉलेट भी देते हैं, अपना मोबाइल भी देते हैं, उससे कोई गुफ्तगू शनीद करनी है वो भी कर लेते हैं. बेहतर ये कि चुप रहे. मैंने पता नहीं क्यों उसके साथ उसको एंगेज किया था गुफ्तगू में, जिससे मुझे फायदा हो गया था और उसने मुझे मेरा शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस वापस कर दिया. तो मैंने कहा था इसका क्या करोगे यार, दे दो वापस, मुझे ख्वारियत होगी, फिर जाना पड़ेगा, क्लिफ्टन बनाना पड़ेगा. तो उसने मुझे अच्छा चोर था वो, तो वो सिंगल सवारी था. अब डबल सवारी पाबंदी लगी होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था. तो ये पता नहीं, आई डोंट नो क्यों ये चीज करते हैं, लेकिन खैर एनीवे चलें जी. अच्छा इंजीनियर बाबू चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ बिल्कुल. देर से आज थोड़ा सा आया इस लिफ्ट होम बंद होने की वजह से, तो फिर ये है इशू. अभी चलाते हैं जी इसको. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, इट इज रिपीटेड बट द मैसेज इज वेरी पावरफुल. भाई हमारे माशाल्लाह फहीम भाई की कुरानी आयतें लंबी होती जा रही. कहते हैं मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो खुदा की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खरीद और फरोख्त तर्क कर दो. अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है. जबरदस्त भाई, थैंक यू सो मच. जुमे का दिन है आज और जुमे के दिन ये आज जरूर हमें इसका याद रखना चाहिए. अच्छा जी, इसके अलावा फहीम ब्रो ये भी कहते हैं, ब्रो इफ द करंट सिचुएशन कंटिन्यूज, इंस्टेड ऑफ बैंक्स द कंपनी विल बी ट्रांसफरिंग द सैलरीज टू द पावर कंपनीज एंड एम्प्लॉइज विल बी हेडिंग टू द पावर कंपनीज टू कलेक्ट द रिमेनिंग 20% ऑफ द डिस्कोर्स. लेट्स एम्ब्रेस द पॉजिटिव एनर्जी. हाँ, वो कहते हैं भाई हो यही रहा है कि आपको पता है कि पावर टैरिफ्स में जबरदस्त इजाफा कर दिया गया है. और किसी ने कल बड़ा अच्छा एनालिसिस करके जो है वो ट्विटर पे ये बताया दैट परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, वी विल बी पेइंग मोर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी देन द कमर्शियल यूजर्स. वुड यू बिलीव? वाओ. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं बल्कि अभी एक पाकिस्तान के एक अहम इदारे से वाबस्ता एक जो है वो ट्विटर अकाउंट है, उसने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, रात में सोते हुए ट्वीट किया, हैड टू स्पेंड ओवर हाफ ऑफ माई सैलरी ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल. और मैंने उसके नीचे लिख दिया, मैंने कहा भैया बता दे फिर हैशटैग कौन सा बनाना है, तो किसको थैंक यू बोलना है. तो खैर एनीवे चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. अब आप फील कर रहे होंगे कि जरा भाई सेटल डाउन हुआ है, वरना यार जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम का आज तो, जबकि पता है थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, वेदर हैज गॉट अ बिट बेटर. थोड़ा सा मौसम जो है ना उसमें बेहतरी आई है, कोई 1-2 दर्जे की कोई बेहतरी आई है. और महकमा मौसम याद ने ये नवीद सुनाई है कि
कराची में मंडे से जो है वो मॉनसून की बारिशों का आगाज हो सकता है. बाय द वे आज से उन्होंने बोला था कि ईस्टर्न सिंध में बाकायदा मॉनसून जो है वो दाखिल हो जाएगी. मैन आई स्वेयर आई नेवर वेटेड फॉर मॉनसून लाइक दिस यार. इस बार गर्मी ने जो हाल किया है, ओह माय गॉड मैन. द वेदर, global warming is real, man. You know, my friend Donald Trump doesn't believe in global warming, but I can tell you, man, it is the hottest year that we had. अबे यार लाहौर के ऊपर तो बड़े बादल हैं. क्या बात है भाई, लाहौर में बारिश वारिश हो रही है क्या? कुछ चेक करते हैं जरा यार. अभी मैंने वो वेदर मैप लगाया है और वेदर रेडार सेज yeah, there is some rain, very if not on लाहौर. खैर अब तो लाहौर भी इतना लंबा हो गया, गुजरावाला पे जाके खत्म होता है, लेकिन बारिश नजर आ रही है मुझे. और इस्लामाबाद में भी बारिश, अभी तो थंडर स्टॉर्म. ओ भाई बताएं जरा अपने अपने शहरों की मौसम की सूरत हाल. हेलो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बावलपुर. कराची का तो मैंने आपको बता दिया. कराची में it's been cloudy throughout, but the humidity factor is pretty high, so चलें जी, ग्रेट. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. क्या बात. भाई माशाल्लाह हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब का मैसेज आया है और उनकी साहबजादी जिनका नाम ईशल खुर्रम है, थैंक यू, उन्होंने उर्दू में लिख के मुझे बता दिया. इट्स नॉट ईशाल. आई थिंक the Ishals and the Ishals of the world should sit down together and decide on one spelling. Yes, वो ईशाल डबल ए लिख देते हैं, लेकिन बाज ए लिख के उसमें फिर डिमांड करते हैं कि आप ईशाल पढ़ें उसको. Nevertheless, ईशल खुर्रम, mashallah, she's celebrating her 15th birthday today. She's entering the 16th year. And what a beautiful phase of life this is. Ishal, happy birthday to you. And वाह क्या बात है, फ्राइडे को यार, फ्राइडे को बर्थडे का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट आपकी बर्थडे वीकेंड पे आ रही है ऑलमोस्ट. सो एंजॉय योर टाइम एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे. ग्रेट. अच्छा जी, क्लाउडी वेदर पता चली है बात पेशावर से. खिलजी साहब कहते हैं क्लाउडी वेदर है. जुल्फी पिंडी का हाल बताते हैं, कहते हैं फिलहाल नो रेन बट इट्स क्लाउडी एंड डार्क क्लाउड्स ओवर लाहौर बट नो रेन एज येट. अशफाक जंजुआ साहब जो है वो कहते हैं. और कोई बात नहीं सर, परेशान ना हो सर, आने वाली है बारिश बस इंशाल्लाह. वीकेंड में तो मैंने आपको कल ही इसकी जो है वो भविष्यवाणी कर दी थी कि अच्छी बारिश होने वाली है. और डॉक्टर शैला ने लाहौर का बताया है जी, वेरी क्लाउडी. ऑलराइट, बट नो, इट इज अबाउट टू रेन. ओह, डॉक्टर शैला ने कहा बस बारिश होने को है. चलें जी, गुड, नाइस वीकेंड इंशाल्लाह. आसिया कहती हैं गुड मॉर्निंग बेटा जी, बादल आ गए हैं. जी बादल आ गए हैं, बारिश होगी इंशाल्लाह. वेरी गुड. इस्लामाबाद हैज वेरी नाइस वेदर, हैड गुड लास्ट नाइट रेन. यार man, I should visit Islamabad soon yaar. It's about time I should. I think it's been a very long time I haven't. Last I was in Islamabad was what? I was in Islamabad for the camp ना यार, वो अपना chasing snow leopard. Monday February के end में था मैं. हाँ ठीक है, but नहीं still यार, it's been like 5 months यार. चलें जी, यहाँ बादल तो हैं पर मौसम ठंडा है कंपैरेटिवली. नजम साहब का ये कहना है, ठंडा मौसम. वेरी नाइस. अच्छा जी, थैंक यू सो मच यार. आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने लब्बैक कहा और अपने इलाकों के मौसम बताए, लेकिन मुझे अभी तक सियालकोट का मौसम और भावलपुर का मौसम नहीं पता चल रहा. ये गलत बात है भाई, आप लोग भी जागे यार, प्रोग्राम में हिस्सा लिया करें यार. आसिफ मंसूर साहब ने तो अकरा घाना का मौसम बताया, कहते हैं क्लाउडी हेयर. ऑलराइट, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. एंड व्हाट हैव वी गॉट. हसान ये कहते हैं अब तो हालत ये है कि बारिश भी ऑनलाइन होती है. गुड वन माय फ्रेंड, गुड वन. चलें जी, और क्या सीन है. यासिर साहब कहते हैं इस्लामाबाद राइट नाउ. इन्होंने इस्लामाबाद हाईवे की तस्वीर शेयर की है, इट लुक्स ब्यूटीफुल. हसान ने बताते हैं कि ऑन दिस डे इन 1994 जेफ बेजोस फाउंड अमेज़न. क्या बात है जी, ही फाउंड अमेज़न. और वेल वो कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री. अभी ट्विटर पे बात इतनी जबरदस्त चीजें मिल जाती हैं. अभी आई वाज गोइंग थ्रू अ ट्वीट जिसमें यंग जेफ बेजोस अपनी, जब उसने अमेज़न फाउंड की थी, इट वाज अ वेरी लॉस मेकिंग वेंचर बाय द वे. मेनी इयर्स ही वाज इनकरिंग लॉट्स ऑफ लॉसेस. और वो बड़ी मजेदार और क्यूट सी वीडियो थी. अब तो खैर हम क्यूट कह सकते हैं उसको, लेकिन इट वाज अ टिपिकल स्मॉल बिजनेसमैन who was worried about his financial future. यानी उसको ये लग रहा था कि he will not have a lot of money in future, और वो सारे पैसे अपने लगता है इस बिजनेस में डुबा देगा. सोचें यार, who would have thought he would turn out to be one of the richest men. But बहरहाल चलें जी. फराज कहते हैं
उर्दू नेशनल लैंग्वेज है बट सिविल एविएशन को ये नहीं पता कि ना जानने वाले के लिए अनजान जैसे अल्फाज हैं. अच्छा, आपने एक जो है ना वो पोस्टर जो है वो शेयर किया सिविल एविएशन की जानिब से. एडवाइजरी, हिदायत, कोई मुसाफिर किसी दूसरे शख्स से कोई भी सामान ना ले, चाहे वो जानने वाला हो या ना जानने वाला हो. जाने तू या जाने ना. यार आ गया ना मेरे मुंह पे आ गई ये अल्फाज यार. कल हुआ ये कि अभी कल नहीं सॉरी आज ट्विटर फीड पे, कल भी आया था आज भी ट्विटर फीड पे आया कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने ट्वीट किया हुआ था जाने तू या जाने ना मूवी. रिमेंबर दैट क्यूट 2008 इमरान खान डेब्यू मूवी जाने कभी कभी अदिति. आई स्टिल लिसन टू दैट सॉन्ग बाय द वे, कभी कभी अदिति. इस गाने ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन है एंड ही गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दिस मूवी एज वेल एंड इन फैक्ट फॉर दिस सॉन्ग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो इतना वो इस गाने की जो बीट है वो इतनी मजेदार है. आई रियली एंजॉय दैट सॉन्ग. तो उस फिल्म के 16 साल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं और उस पर उन्होंने एक एंसेम्बल कोलाज बनाया है जिसमें सब एक एक करके गाने की लाइन गा रहे हैं, जाने तू या जाने ना. सो नाइस यार. मेरे क्योंकि रेडियो के ये शुरू के दिन थे, मुझे याद है वी यूज्ड टू प्ले दिस सॉन्ग अ लॉट. अदिति चलाते थे और इसका एक और भी नहीं, पप्पू कांड डांस वाला, मुझे वो गाना नहीं पसंद था. नहीं, आई डिड नॉट लाइक. इसका एक और भी गाना था यार, वो याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी हम बहुत चलाते थे यार. ढूंढूंगा, मिल जाएगा, अभी याद आ जाएगा मुझे. अच्छा जी, आइसलैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गन ओनरशिप रेट्स इन द वर्ल्ड येट हैज वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट्स इन द वर्ल्ड एज वेल. हसन शेख, जबरदस्त यार. आइसलैंड, व्हाट अ कूल कंट्री. और आइसलैंड क्रिकेट इज अ वेरी फनी अकाउंट, डू फॉलो इट. अच्छा जी, इसके अलावा फरूख साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वाह अदील मियां को चोर भी अच्छा वाला टकराया. बस सर, जब आप जैसे अच्छे हमारे लिसनर्स हैं, दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो फिर चोर भी अच्छे ही मिलेंगे. और ये है सिलसिला सर. अच्छा जी, अब्दुल हारून कामिल कश्मीरी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त नाम है भी, क्या बात है. कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आई मूव टू कनाडा इन सितंबर 2023 आफ्टर सर्विंग इन बैंक फॉर 16 years. I was at a very good position, but the things are not easy here. रोना धोना still continue. भाई वही कहते हैं ना अपना कश्मीरी भाई, इनका नाम है कश्मीरी भाई, काश्मीरी बोलते हैं या कश्मीरी है, बट बहरहाल सर देखिए, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जब उस तरफ चले जाते हैं, जब हम प्लंज कर जाते हैं, तो फिर हमें अंदाजा होता है कि यार उतनी भी कोई चीज इतनी जबरदस्त नहीं थी. जैसे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कल ही मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, he was saying, यार अदील तेरे लाइफस्टाइल इज बड़ी एस्पिरेशनल और जबरदस्त यार, बाहर से लोग देख के बड़ा रश करते हैं तुझ पे. मैंने कहा बेटा इतना सिंपल नहीं है ये, यानी बाहर से देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन यार आई मीन इफ एनीवन थिंक्स दैट आई डोंट नीड टू वर्क, ये बहुत उसकी बड़ी गलतफहमी है. आई मीन आई स्टिल हैव टू वर्क, आई स्टिल हैव टू लुक फॉरवर्ड, I still respond to those missed calls कि that could be a business opportunity for me. So ये भी कोई इतनी आसान चीज नहीं होती. तो जो लोग इस वक्त कनाडा जा रहे हैं, ये समझ रहे हैं जी कनाडा इज सम होरी ग्रेल ऑफ वंडरफुल लिविंग एंड ऑल. स्पेशली मिड 40s और लेट 40s वाले मेरे दोस्त जो इमिग्रेट कर रहे हैं, दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years ऑफ एक्सट्रीम हार्ड वर्क. एक ऐसा टाइम जब आप जिंदगी में ये सोचते हैं कि यार मैं अपनी जिंदगी का मेजर हार्ड वर्क कर चुका हूँ. यानी देखो ना, आप मैनेजमेंट में, मैं भी जब एक सीनियर पोजीशन पे पहुंचा तो हम जो बातें सुना करते थे अपने बॉसेस से कि यार आप जब करियर में ऊपर पहुंच जाते हैं ना, सो यू हैव टू मैनेज पीपल ओनली, एंड फिर चीजें खुद मैनेज हो जाती हैं. आई मीन वाकई मुझे अंदाजा ये हुआ कि आपको सिर्फ लोगों को सिर्फ डायरेक्शन देनी होती है एंड थिंग्स वर्क ऑन ऑटो पायलट. सो आप जिस तरह 25-26 साल की उम्र में जिस इंटेंसिवली बैठ के एक्सेल पे काम किया करते और ये सब किया करते थे, ये डिस्क्रिशनरी चीजें बन जाती हैं. आपको ज्यादातर जो है वो सिर्फ लोगों को मैनेज करना होता है, बिकॉज देयर आर यू हैव पीपल हु आर गोइंग टू डू दीस थिंग्स फॉर यू दैट यू यूज्ड टू डू व्हेन यू वर 26 and 27. सो अब आप जब दूसरे मुल्क चले जाते हैं और वहां से बिल्कुल नील बटा सिफर से स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि भैया इट्स नॉट इजी यार. जब आप दोबारा वही काम कर रहे होते हैं, यानी मैं एक फेज मेरी लाइफ में आया, मैं आपको बताता हूँ, अजीब सी बात है लेकिन मैं अक्सर सुनाता भी हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा इदारों का. तो मैं एक इदारे में काम करता था, मेरी नौकरी उस वक्त स्टार्ट किए देखो 2.5-3 साल मुझे हो गए थे, और मुझे लग रहा था कि मैं एक नॉच अप ऊपर आ गया हूँ. लाइक थोड़े से बेसिक कामों से निकल के मैं थोड़े से एडवांस कामों में आ गया हूँ. तो मैं अचानक एक मल्टीनेशनल बैंक में नौकरी मैंने कर ली, और लिटरली मैं जब वहां पर गया तो मैं तो हाथ पांव फूल गया. मैंने कहा यार ये तो मुझसे वही काम करवा रहे हैं जो कि मैं अपनी नौकरी जब शुरू की थी उस वक्त मैं करता था. तो मैं तो ये मुझे लग रहा है मैंने अपने करियर में ये एक रिवर्स गियर लगा लिया. तो मैं गया और दूसरे दिन मैं नौकरी छोड़ के वापस उसी जगह आ गया. लकीली मेरे बॉस इतने चिल आदमी थे, उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन भेजा ही नहीं था एचआर को. सो वो बड़ी लंबी कहानी है, कभी बाद में सुनाऊंगा फुर्सत में. सो या आई थिंक दैट्स द थिंग. सो अब खैर एनीवे क्या कहानियां सुना रहा हूँ. अबू हारून जमील कश्मीरी भाई, गुड लक टू यू, गुड लक. अल्लाह ताला आपको जल्दी वहां पे सेट करवाए.
और अच्छी सी आपको जो है वो नौकरियां दिलवाए. आमीन सुमा आमीन. ये देखें जी, ये हमारी ना तपाने का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है डॉक्टर मसूद जावेद ने. कहते हैं इट इज रेनिंग इन फुकेट. वाओ मैन, दैट्स सो कूल. डॉक्टर साहब इज ऑन हॉलीडेज. आई डोंट नो वेदर दैट्स हॉलीडे और ऑफिशियल ट्रिप टू फुकेट. आई मीन यू मस्ट बी वर्किंग फॉर अ ग्रेट कंपनी इफ दैट्स एन ऑफिशियल ट्रिप टू फुकेट. लेकिन बहरहाल सर एंजॉय करें सर. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज. आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव बीन टू फीफी आइलैंड. एंड वो एक बोलते हैं ना माया बे, मंकी बे, डॉनसाई बे, वो एक खास तरीके से वहां पे जो आपको कश्तियों के ट्रिप पे लेकर जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं. बट वी एक्चुअली व्हेन वी वेंट टू थाईलैंड वी नेवर स्टेड एट फुकेट. वी वर देयर फॉर फ्यू आवर्स मे बी. वी स्टेड एट फीफी आइलैंड. फीफी से भी आगे एक जगह थी. बेगम साहबा को रिजॉर्ट ढूंढ के लेकर आई थी. क्या अच्छे दिन थे यार, हम भी घूमने जाया करते थे बाहर. वेदर इज रिलेटिवली बेटर एज कंपेयर टू लास्ट वीक. ऑलराइट, यस सर, इंडीड. एंड देन मजे हैं सबके. हैव अ गुड रेनी वीकेंड गाइस. अच्छा, शारिक इदवाई साहब कह रहे हैं ये सबको. ओके ओके. कभी कभी अदिति इंडीड वाज अ ग्रेट सॉन्ग. आल्सो किशोर दास सॉन्ग वर गुड टू इन दैट टाइम्स. आई वंडर पीडीएम गवर्नमेंट में लिफ्ट द बैन ऑन इंडियन सॉन्ग्स. या सीरियसली आई थिंक अब तो कोई इंडिया से जंग ही नहीं रही हमारी. अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा इंडिया से. अब तो गाने अनबैन कर देना यार. अच्छा जी, और क्या सीन है. काफी मालूमाती है, ये भी काफी मालूमाती है ट्विटर पर. अच्छा, मैं जरा चेक कर लेता हूँ. जावेद साहब ने खबर शेयर की है. ओके, ओशो की बात की है. अच्छा 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 अच्छा. भगवान रजनीश, क्या बात है जी. Was a spiritual teacher and philosopher who taught transformative journey beyond the ordinary. नहीं भाई, ये तो भगवान रजनीश या ओशो जिसका नाम है, उसकी अभी भी बहुत फॉलोइंग है बाय द वे. और उसमें जो है वो एक इंडियन फिल्म स्टार राजेश खन्ना, अगर आपको याद हो, एक जमाने में वो अपने फिल्मी करियर जो है वो छोड़ वोड़ के जो है वो भगवान रजनीश का भक्त बन गया था. और अगर आपको पता हो तो रजनीश ने जो है वो एक अपना आश्रम बनाया था इन ओरेगॉन इन यूएसए. इस पे यार वो नेटफ्लिक्स पे बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री भी है ना, वाइल्ड कंट्री, I think that's the name. So it's a very good documentary कि भगवान रजनीश और ओशो के ऊपर ये उन्होंने जो है वो बनाई थी. और उसमें देखें कि यार उसके साथ फिर क्या हुआ था और क्या कहानी चल रही थी. यार ये जो चीजें होती हैं ना, ये घपोड़ ही निकलती हैं जावेद साहब. ये जो आश्रम वाली चीजें और ये चीजें होती हैं ना, ये इसमें अच्छे लोग भी काम कर रहे होंगे जाहिर है. तो बस यार क्या बोले सर, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अतर महमूद साहब कहते हैं समोई आइलैंड, समोई को सोमोई. क्या बात है यार, लोग अपनी सारी छुट्टियों का जिक्र करें. अच्छा भाई, ये डॉक्टर शम्स नदीम आलम का मैसेज आया है. और यार वैसे वाकई सीरियसली ये जरा एक पूछने वाली बात है कि ये मोटरवे M9 पर ये आजकल ये ट्रक ब्लॉक वाला सीन हो क्या रहा है. डज एनीवन नो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस. डॉक्टर साहब भी थोड़े से इस बारे में हैरान है कि यार ये व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. बट लेट्स सी, किसी के पास अगर आंसर हो. यानी उन्होंने वीडियो भी भेजी है कि ये जो कांटा है, जो वेट है, वेइंग स्केल जो बना हुआ है, जो पुराना एक अबेंडेंड वेइंग स्केल भी वहां पर है, या पता नहीं अभी भी काम कर रहा है. ये ओएसिस रेजिडेंशिया या कौन सी जो प्रोजेक्ट है उसके सामने. कहते हैं जी ये टोल प्लाजा से पहले हर वक्त यहाँ ट्रक्स खड़े होते हैं पिछले काफी दिनों से. तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. डज एनीवन नो. अगर है तो प्लीज बता दें, बिकॉज मैं अभी बढ़ रहा हूँ ब्रेक की जाने. मिलूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा, वैसे तो मुझे गाना लगाना था, लेकिन मैंने कहा यार अभी हमने फेसबुक वाले दोस्तों को मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया, तो जरा उनको भी हम जो है मैसेजेस शामिल कर लेते हैं. फिर उसके बाद हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. ऑलराइट, इस्लामुल्लाह क्लस्टर साहब सुबह बखैर. फारूक साहब कहते हैं आज का दिन उस दोस्त के नाम कर दें जो स्ट्राइक में पंप से फ्यूल डलवा सके. ओ भाई हाँ, ये तो मैं सबसे पहली बात करनी थी आके. भाई ये तो स्ट्राइक, पेट्रोल डीलर वाली स्ट्राइक सीरियस मामला है. बिकॉज आज जैसे ही मेरी नजर से पहला पेट्रोल पंप गिरा तो मैं एक सेकंड तो समझ भी नहीं पाया. जैसी शारे फैसल पे एक शेल का पेट्रोल पंप था, वो आम बड़ा इंपॉर्टेंट पेट्रोल पंप है, लेकिन उस पे वो बांस से उन्होंने बंद किया हुआ था. ओ फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो पेट्रोल डीलर स्ट्राइक, तो इट्स अ सीरियस स्टफ मैन. तो रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप थे जी सब खुश उसलूबी के साथ उन्होंने बंद किए हुए थे. बिकॉज आपको पता है कि हुकूमत के साथ जो है वो इनका फिर जरा मार्जिन के ऊपर कोई फटा हो गया. और ये जो पॉइंट है यार वो यही है कि ये लोग अपनी बात मनवा लेंगे यार, मनवा लेंगे. सिर्फ सैलरीड क्लास के अलावा सब अपनी बात मनवा लेंगे. देन वी हैव गॉट शहजाद अहमद कहते हैं सुबह बखैर, ऑल द बेस्ट भाई, यू आर ग्रेट. थैंक यू. सज्जाद मलिक साहब फ्रॉम लोधरा, उन्होंने तस्वीर भेजी है अली तरीन फार्म्स के बाहर से. चलें जी, गुड, क्या बात है यार, इतनी मेहनत करके भी सीट नहीं निकाल पाए यार वहां पे ये लोग. अच्छा जी, मजहर हुसैन कहते हैं
परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है. वासिफ अली वासिफ. क्या बात है जनाब. गुड मॉर्निंग टू ऑल. लाहौर वेदर की आपने तस्वीर भेजी है एंड लाहौर वेदर लुक्स ब्यूटीफुल. आसिफ मंसूर साहब घाना से मैसेज भेजते हैं. अर्थ विल बी फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन और एट एफिलियन ऑन 5th of July 2024 और 5:06 UTC और 1:06 AM Eastern Standard Time. At this point, the distance between the center of the earth and the center of the sun will be 152 million kilometers. Thank you so much. And Aruj Shehzad का कहना है global politics and paradigm shift. Okay. तो क्या उरूज इस पे ऐसे लिखना है या क्या प्लान है, मुझे ये बताइए आप. तो अच्छा माशाल्लाह आप तो कोई तालबा ही लगनी है मुझे, तो इस पे मुझे लग रहा है कोई आपने कुछ थीसिस लिखा है. ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड पैराडाइम शिफ्ट. वेरी गुड. परवेज अहमद खान अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सब कुछ और भी भेजा करें, आप रोजाना एक ही मैसेज भेजते हैं. ये फहीम अली खान कहते हैं ब्रो व्हाट इज MI6 डूइंग इन UK इलेक्शन. पुअर परफॉर्मेंस बाय MI6. MI5 बोल रहे हैं. MI6 तो इनकी आपको पता ना बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी है. अंदरूनी एजेंसी जो है वो तो MI5 है. वो क्या कर रहे हैं देखें सर. बस सब तो जो होना था वो हो गया सर. वो इतने अनपॉपुलर. बट एनीवे मैंने तो बल्कि थोड़ी देर पे ट्वीट भी किया ना that the British public has made PMLN of Conservative Party because पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह PMLN को रिजेक्ट किया था 2024 के इलेक्शन में, वही कंजर्वेटिव्स के साथ हुआ है. लेकिन कंजर्वेटिव भी सोच रहे होंगे यार इससे अच्छा तो पाकिस्तान ही था मैन. प्राइम मिनिस्टर फिर भी उन्हीं का ही आ गया. रोमाना कहती है लिसनिंग एंड एंजॉयिंग दिस शो. थैंक यू. आसिया बहुत शुक्रिया. एंड शनीला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स. जुमा मुबारक. थैंक यू. अस्मा मलिक कहती हैं टुडे बावलपुर इज वेरी हॉट बट देयर आर सम क्लाउड्स एज वेल. चलें अल्लाह ताला जी बारान रहमत नाजिल फरमाए. अच्छा जी. अल्ताफ बेग साहब कहते हैं नो वाटर फॉर द लास्ट 10 days इन बफर जोन 15B. मुर्तजा वहाब तो शायद आपका फ्रेंड है. प्लीज शायद आपका कहने पे हमारा पानी को. मैं कोई दोस्त वोस्त नहीं है मेरा यार. क्या दोस्त है वो, एक जमाने में तालिब इल्म रह चुके हैं. बस यही है. इसके अलावा फैसल सगीर कहते हैं आज की हाजिरी लगा दें प्लीज प्ले जुनेद भाई सॉन्ग. जुनेद भाई के सॉन्ग रोजाना ही चल रहे हैं प्रोग्राम में, तो देखते हैं क्या करना है भाई. एंड जमाल नासिर कहते हैं ओकाड़ा में अल्लाह की रहमत. चलें जी माशाल्लाह बारिश हो रही है, ओकाड़ा में एंजॉय करें. चलें जी आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बेल आउट किया. इलेक्शन के हवाले से तमाम इंपॉर्टेंट केसेस में काजी साहब खुद बेंच पे बैठे हुए होते हैं. कल तो आप जानते हैं कि पीटीआई शौकत बसरा और बाकी अहम जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे जो फॉर्म 45 में इलेक्शन जीते हुए थे, उनके वकील जो हैं कोई न्याजुल्लाह न्याजी साहब, उन्होंने तो बाकायदा कल एतराज भी आयद कर दिया काजी साहब के ऊपर और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ. कल जो लोग वहां बैठे हुए थे उनका कहना यह कि जो गुस्सा दीदनी था. एक तो गुस्सा इनका इस बात पे भी था कि मेरे पे किस तरह आपने मुझे जो है वो ये स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट को. और दूसरा शायद उनको इस बात पे भी नाराजगी है कि दो जजेस जो फेलो जजेस वहां बैठे हुए थे उन्होंने शायद काजी साहब की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिमार्क्स उस केस में दिए नहीं. स्पेशली जस्टिस अकील अब्बासी जो कि सिंध हाई कोर्ट से गए हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे आखिरी, उन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं बेंच में बैठ के इलेक्शन कमीशन के हवाले से, मुझे ऐसा लगता है कि उस बेंच में बैठे हुए एक बड़े जज को जो है वो काफी उन्होंने अनकंफर्टेबल किया है. तो अब देखते ही हैं कि अकील अब्बासी को आगे अहम बेंचेस में बिठाया जाता है या नहीं. लेकिन बहरहाल कल के केस में आपको पता है हुआ क्या. इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील, आपको पता है ये मामला पंजाब के हवाले से, बिकॉज पंजाब इज वेयर मैंडेट पे जो है डाके जो पाकिस्तान में 2 मेन डाले गए थे पंजाब और कराची में. इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, पीटीआई वकील का चीफ जस्टिस पर एतराज. बहुत हो गया क्या हम यहाँ पे बेइज्जती करवाने बैठे हैं. ऐसी बातें हेडलाइंस के लिए की जाती हैं. आपका मामला हम पाकिस्तान बार को भिजवा देंगे. अच्छा यानी कि काजी साहब इतने गुस्से में थे, उन्होंने कहा जी मैं न्याजुल्लाह न्याजी का जो वकालत का लाइसेंस है वो मुअत्तल करवा दूंगा पाकिस्तान बार कौंसिल. यानी यार अब ये वो साहब हैं जो आइन की किताबें उठा के आज़ादी राय और इन चीज़ों के हवाले से बात करते हैं. चलें जी क्या सीन है. अच्छा अब सीन उन्होंने बेसिकली कहा क्या है. उन्होंने कहा ये कि जी चीफ जस्टिस के हलफ के बाद लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बामानी मुशावरत से तनाज़ा हल करें. So the ball has been thrown in the court of the upcoming Chief Justice of Lahore High Court, Miss आलिया नीलम, और उनके साथ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठेंगे. आई मीन कहीं पे भी इलेक्शन कमीशन से चीफ साहब जो कि इतने सवालात, काजी साहब इतने सवालात पूछते हैं वो क्लास है, कहीं पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से बात नहीं पूछी कि यार आपको ना केपी में कोई मसला है ट्राइब्यूनल के साथ, ना आपको कोई सिंध में कोई प्रॉब्लम हुई के आगा साहब ट्राइब्यूनल में बैठा दिए गए, बलूचिस्तान में पंजाब में क्यों प्रॉब्लम हुई है. और वो जो 7 जजेस जो कि मलिक शहजाद साहब नॉमिनेट करके गए
उनमें आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है आपके तो कि जिसकी बिना पर जो है वो ये आप इस केस को यहाँ पर लेकर आए हैं. और उनको ये भी फिर पूछना चाहिए था कि देखो अगर सिर्फ ये डिस्क्रिशन इलेक्शन कमीशन की है तो फिर तो वेबसाइट पे चले जाएं पंजाब हाई कोर्ट की, उसमें जजेस की तस्वीरें अच्छी अच्छी लगी हुई होती हैं, उनके पूरे प्रोफाइल बने हुए होते हैं, और वहां पे जाके वो अपनी पसंद के कोई अकड़ बकड़ बम्बे बो करके कोई अपने ट्राइब्यूनल के जजेस चूज कर लें. इसके लिए फिर आपको लाहौर हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी. तो ये अजीब, कुछ समझ में नहीं आती कहानी. कोई सवाल ही नहीं पूछा कल इस तरह के, सिर्फ कुछ कमेंट्स अकील अब्बासी साहब ने इलेक्शन कमीशन की थोड़ी सी सरजनिश जो है वो जरूर की इस चीज के हवाले से. तो बट बहरहाल जी, डॉन का भी आज यही लिखना है, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड LHC ऑर्डर ऑन पोल ट्रिब्यूनल, आस्क LHC चीफ जस्टिस एंड CEC फॉर मीनिंगफुल कंसल्टेशन फॉर टू सेटल नाउ. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा और क्या है जी, अडियाला जेल इंतजामिया ने PTI के दोनों धड़ों को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी. 8 रहनुमा 4 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गए. उमर अयूब, शिबली, शहरियार, शानदाना, फिरदौस, शमीम और रऊफ हसन और दीगर अडियाला आए थे. तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगते और मुल्क में तबाही देख रहा हूँ, रऊफ हसन का ये कहना है. हम एक हैं. उमर अयूब, आफरीदी, शानदाना, शिबली, फराज. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? शहबाज शरीफ का क्या कहना है? गज़ा में मजालिम जारी, फौरी जंग बंदी की जाए, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे. और क्या सीन है? और ये सीन है, बाइडन का एक बार फिर से सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर होने का इम्कान. वजीर आला सिंध ने PP हुकूमत की 15 साल कारकर्दगी पेश कर दी. क्या बात है भाई, जबरदस्त 15 साल कारकर्दगी. देखो यार, मैं आज बरतानवी अवाम पे रश कर रहा था कि 15 साल बाद उन्होंने क्या धूल चटाई है एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट को, और सिंध के लोग तो हम ये भी नहीं कर सकते यार. इमरान की मुदाखलत के बगैर मुलाकातों की इजाजत देने के लिए दरख्वास्त के लिए नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं. रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनाती का बिल सेनेट से भी मंजूर. ऑपोजिशन की मुखालफत, कौमी असेंबली पहले ही मंजूरी दे चुकी है. काला कानून नामंजूर के नारे. अच्छा, बड़ी मजेदार बात है कि अपनी हुकूमत खत्म होने से 15 दिन पहले शहबाज शरीफ ने, 15 भी दिन, मेरे ख्याल से और भी कम दिन पहले, शहबाज शरीफ हुकूमत ने ही जो है PDM-1 सरकार ने एक्चुअली रिटायर्ड जजेस से ये मामला लेकर हाजिर सर्विस जजेस पे लगा दिया था. और अब जो है वो जब देखेंगे वहां पे आके मामला फंस गए हैं, सो अब उन्होंने जो है वो हाजिर सर्विस जजेस से वो मामला फिर रिटायर्ड जजेस पे ले गए, जिससे आपको अंदाजा होता है दैट हर चीज भी जो है वो प्लान के मुताबिक नहीं जा रही है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरप्राइजेस जो है वो बहरहाल हो ही जाते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हाफिज नईम कहते हैं 12 जुलाई को हर सूरत इस्लामाबाद में बैठेंगे. हुकूमत ने रुकावट डाली तो नताइज भुगतेगी. अशराफिया से टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा है? ठीक है जी. और सिलसिला जनाब वाला तो यहाँ पर रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. वापस आके जरा खेलों के हवाले से बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azran. Good morning इन दोस्तों. प्रोग्राम सुन लिया. फुटबॉल के हवाले से हम अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं. वैसे तो यूरो के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त कोपा अमेरिका जो कि साउथ अमेरिका का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, उसका इस वक्त एक मैच चल रहा है विच इज द क्वार्टर फाइनल मैच बिटवीन द वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना और उनका मुकाबला हो रहा है एक्वाडोर के साथ. तो हुआ ये कि ये मुकाबला जो है ये मुकर्रर 90 मिनट में एक गोल से बराबर हो गया. और हुआ ये सीन कि इस बार इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे, उन्होंने रूल चेंज कर दिया. उन्होंने कहा जिस तरह हॉकी में होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली चले जाते हैं टूवर्ड्स द पेनल्टी जो हॉकी में होती है, तो इस तरह फुटबॉल में भी डायरेक्टली पेनल्टीज पे चले गए. और उसमें हुआ ये कि लियोनेल मेसी पहली पेनल्टी लेने आए एंड ही मिस द पेनल्टी. वाओ. अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई है कि फिर एक्वाडोर के बंदे ने भी पेनल्टी मिस कर दी, एनहेल मेरिया और फिर एनहेल माना. ऑलराइट, एंड देन हुलियन अल्वारेस ने जो है वो गोल स्कोर कर दिया. लो जी, एक्वाडोर की दूसरी पेनल्टी पे रुक गई है. ये जीतने के मूड में नहीं है. अच्छा मौका होता. 91st मिनट में एक्वाडोर ने जो है वो गोल स्कोर किया अगेंस्ट अर्जेंटीना. और लेट्स सी, चलें सी, पेनल्टी शूट आउट. इंटरेस्टिंग. अच्छा भाई, चलें जल्दी से बात कर. दिस इज द क्वार्टर फाइनल राउंड बाय द वे इन कोपा अमेरिका. और आज जो है वो यूरो चैंपियनशिप में भी क्वार्टर फाइनल का मरहला जो है उसका आगाज हो रहा है. और इसमें जो पहला क्वार्टर फाइनल आज होगा दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन स्पेन एंड होस्ट जर्मनी. और ये दो इस टूर्नामेंट की अच्छी बेहतर गनीमत टीमें जो है वो खेलती हुई आ रही थी. और स्पेन हैड अ परफेक्ट रिकॉर्ड इन द टूर्नामेंट सो फार, जिसमें उन्होंने जो है वो जॉर्जिया को शिकस्त दी, क्रोएशिया को शिकस्त दी और उन्होंने इटली को जो है वो भी शिकस्त दी थी. और सेम गोज विद जर्मनी टू.
जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छी कारकर्दगी का जो है वो मुजाहिरा किया था. सो लेकिन दे ड्रू अ गेम अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, सो दे लॉस्ट देयर पॉइंट्स देयर. स्टुटगार्ट में इन दोनों टीमों के दरमियान आज पहला क्वार्टर फाइनल होने वाला है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे इस मैच का आगाज होगा और इनका मुकाबला सेमीफाइनल में किस टीम के साथ होगा ये डिसाइड होगा आज रात 12 बजे. जी, आज रात 12 बजे दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा. पुर्तगाल का मुकाबला होने वाला है फ्रांस के साथ. सो पुर्तगाल की टीम आप जानते हैं पिछले तकरीबन कोई 15-18 साल से जब भी खेल रही होती है देयर इज जस्ट वन नेम दैट स्पार्कल्स और लोग उसी के लिए पुर्तगाल का मैच देखते हैं, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुड मोस्ट प्रोबेबली बी प्लेइंग हिज लास्ट गेम इन द यूरो चैंपियनशिप. ऑफ कोर्स इनकी मौजूदगी में पुर्तगाल for Portugal, Ronaldo has just one big achievement and that is winning the Euro Championship. I think that was for 2015 or 16 वाला जो था. और उसमें अब it could be his last game because of course बिल्कुल he's on the verge of retirement now. और आज उनका मुकाबला जो है वो किलियन एम्बेपे की टीम फ्रांस के साथ जो है वो होने वाला है. पुर्तगाल ने स्लोवेनिया के खिलाफ जो क्वार्टर फाइनल मैच था, उनका जो प्री क्वार्टर फाइनल मैच था वो 0-0 से बराबर रहा था, लेकिन फिर पेनल्टी शूट आउट में उनके गोलकीपर ने जो है वो 3 स्ट्रेट पेनल्टीज जो है वो रोकने में कामयाब हुए थे. दूसरी जानिब अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने बेल्जियम को शिकस्त दी थी. इट वाज एन अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस, टू बी वेरी फ्रैंक. अब तक फ्रांस की परफॉर्मेंस थोड़ी अंडरवेलमिंग ही रही है इस टूर्नामेंट में. सो पुर्तगाल भी कोई बहुत एक्सेप्शनल नहीं खेला है. सो टू वेरी अंडर परफॉर्मिंग साइड्स टेकिंग ऑन ईच अदर इन दिस क्वार्टर फाइनल. और यहाँ पे पुर्तगाल का मुकाबला आज फ्रांस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे हैम्बर्ग में इस मैच को खेला जाएगा. बाकी अगर मैचेस के हवाले से बात करें तो कल तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच होगा जिसमें इंग्लिस्तान का मुकाबला जो है वो स्विट्जरलैंड के साथ होगा और ये मैच भी 9 बजे शुरू होगा पाकिस्तान के मुताबिक. डुसलडॉर्फ में ये मैच होना है. इंग्लिश टीम हैज बीन स्ट्रगलिंग. आई मीन दे वुड कंसीडर देमसेल्फ वेरी लकी के ये जो है यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए. अगर आप ब्रिटिश मीडिया भी देखें एंड ऑल, दे आर फुल ऑफ क्रिटिसिज्म. गैरेथ साउथगेट जो कि इस टीम के कोच हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज के हवाले से, उनकी प्लानिंग के हवाले से, ओवरऑल उनकी टीम जिसमें प्रीमियर लीग के कुछ बड़े स्टार्स जो हैं वो खेल रहे हैं. प्रीमियर लीग और अब तो आप कह सकते हैं कि जर्मन लीग के भी, बिकॉज हैरी केन नाउ प्लेस फॉर बायर्न म्यूनिख. सो उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो काफी अंडरवेलमिंग से रही है. बेलिंगम प्लेस फॉर ला लीगा ऑफ कोर्स, दिस अपकमिंग इंग्लिश प्लेयर. लेकिन फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस इनकी अंडरवेलमिंग रही है. बट आई फील दैट नहीं, आई वोंट फील दैट बिकॉज स्विट्जरलैंड, याद रहे, प्री क्वार्टर फाइनल में इटली की टीम को जो है, डिफेंडिंग चैंपियन इटली को शिकस्त देता हुआ आया है. सो स्विस कॉन्फिडेंस वुड बी वेरी हाई एंड इंग्लैंड हैव गॉट अ टफ गेम इन देयर हैंड्स. और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच माशाल्लाह हम मुसलमानों की यूरोप में रिप्रेजेंटेटिव टीम तुर्की का मुकाबला जो है वो नेदरलैंड्स के साथ होने वाला है. तुर्की ने जो है वो सेमीफाइनल में, प्री क्वार्टर फाइनल में सॉरी, ऑस्ट्रिया की टीम को जो है वो के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त दी थी. जाहिर है दुनिया फुटबॉल में ये मैच बड़ा यादगार रहेगा बिकॉज ऑफ द सेव जो कि टर्किश गोलकीपर ने जो है वो डीप इनटू द 95th मिनट ऑफ द गेम किया था. वन ऑफ द बेस्ट सेव्स दैट यू वुड सी एवर. और नेदरलैंड्स की टीम ने एक काफी एकतरफा मुकाबले के बाद रोमानिया को जो है वो 3-0 से शिकस्त दी थी. सो या आई थिंक नेदरलैंड्स डेफिनेटली विल स्टार्ट एज फेवरेट्स नाउ और सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे. नेदरलैंड्स का मसला यही है कि बड़े टूर्नामेंट्स में ये बेसिकली चोक कर जाते हैं ये, और इनके साथ है ये इशू. बहुत अरसा हो गया इन्होंने कुछ जीता हुआ है. आई थिंक यूरो कभी बहुत पहले इन्होंने 80s कभी जीती होगी, वही जब इनके वो रूड गुलेट टाइप और वो जो था उनका योहान क्राइफ, उस जमाने में शायद कभी जीते हो तो जीते हुए हैं ये, कुछ इस तरह है सीन. लेकिन ढूंढूंगा पता चल जाएगा अभी. लेकिन तुर्की के साथ उनका मुकाबला होने वाला है. तुर्की जी कैन मैच देयर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन द यूरो कप. 2008 में सेमीफाइनल में वो खेलने में कामयाब हुए थे. 2010 में सॉरी सेमीफाइनल 2008 में सॉरी या सेमीफाइनल में वो खेलने में कामयाब हुए थे. क्या वो अपनी इस परफॉर्मेंस को मैच करने में कामयाब हो जाएंगे? इट्स अ प्रिटी. मैं टर्किश फुटबॉल को देख रहा होता हूँ ना, मुझे पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ याद आती है. जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी होती थी उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इन द सेंस कि दे कैन सरप्राइज ऑन देयर डे, दे कैन सरप्राइज एनीवन. पिछली डेकेड जो टर्किश फुटबॉल के लिए रही है वो इतनी अच्छी नहीं रही है. आई थिंक इस सदी की जो पहली डेकेड थी उसमें टर्किश वो गुड डिसेंट फुटबॉल टीम. आई मीन वर्ल्ड कप के भी वो सेमीफाइनल में, आई कांट फॉरगेट दैट गेम मैन.
और रिवाल्डो की पेनल्टी और वो जो ब्राजील से नफरत हो गई थी, वैसे ही मुझे ब्राजीलियन टीम को इतनी खास नहीं पसंद थी और उस मैच के बाद से तो नफरत हो गई थी. एंड देन दे प्लेड यूरो, उसके बाद यूरो में भी बड़ा अच्छा वो खेले थे, बट उस फिर इतनी खास उनकी टीम रही नहीं. लेकिन अब चलें देखते हैं जी ये टीम कहाँ तक इनको लेकर जाती है. सो दैट्स द थिंग. यूरो सेमीफाइनल लाइनअप विल बी कंप्लीट दिस वीकेंड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. इस मैच में क्या हुआ भाई, जीत गया, क्या हो गया, जीत गया मेरा ख्याल, हाँ 4-2 जीत गया अर्जेंटीना. वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना 4-2 जो है वो जीतने में कामयाब हो गया है इस पेनल्टी शूट आउट में. सो या अच्छा, इन्होंने शुरू में लियोनेल मेसी ने मिस किया और उसके बाद बाकी जो चारों पेनल्टीज हैं वो अर्जेंटीना लगाने में कामयाब हो गया. निकोलास ओटेमेंडी ने जो है वो आखिरी पेनल्टी के थ्रू गोल स्कोर किया एंड इस तरह 4-2 से ये मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं. चलें जी, कुछ जरा क्रिकेट के हवाले से मुख्तसरन बात कर लें. क्रिकेट भाई, इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद वापस आ गई है और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो वो वापस आई है, क्या शानदार इस्तकबाल उनकी टीम का हुआ है. मरीन ड्राइव जो कि मुंबई की सबसे आइकॉनिक स्ट्रीट है, वहां पे एक ओपन बस परेड हुई थी और उसमें कहते हैं जी लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए थे. दैट एक्चुअली आई मीन आपको वो क्राउड देख के अंदाजा हो रहा था कि क्या एक मुल्क जो किसी बड़ी फतह के लिए भूखा हो और उसको जब वो फतह मिल जाए तो किस तरह लोग जो है वो बाहर आते हैं. A lot of people were looking a lot of irony in that entire thing, but खैर anyway हम तो लूजर क्रिकेट टीम है तो हम तो इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है. सो लोगों ने अपनी टीम को बड़ा हीरोइक वेलकम जो है वहां पर दिया है. सो गुड ऑन देम जी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और आज जी बिल्कुल एक्सप्रेस ने लिखा यह है कि टीम की तरह क्रिकेट बोर्ड का भी पावर हिटिंग से गुरेज, टॉक पर इन्हिसार. सर्जरी का मतलब किसी से नाइंसाफी नहीं बल्कि निजाम को दुरुस्त करना है. जल्दबाजी में फैसले नहीं करना चाहते. फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा. सो ये अजीब सी बात है जी. पहले कह रहे थे जी सर्जरी होगी, कुछ होगी, लेकिन अब ये जो मोहसिन नकवी हैं इन्होंने अब ये कहा है कि नहीं जी आराम आराम से, और इतनी ज्यादा सर्जरी का मतलब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना है. सुनने में ये आ रहा है कि जी यो टेस्ट एक बार फिर से जो है वो वापस आने वाला है. अब से 5 साल पहले हमने यो टेस्ट के थ्रू खिलाड़ियों की फिटनेस जांचने का जो तरीका होता था उसको हमने मनसूख कर दिया था. और ये एक आर्गुमेंट आया था कि जी खिलाड़ी की फिटनेस का उसकी परफॉर्मेंस से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन सुनने में आया कि गैरी कर्स्टन ने जो रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बनाकर दी उसमें जिन्होंने सबसे पहला जो इशू उठाया था वो खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से था. और वाकई अल्लाह माफ करे, बाबर की अभी ये फिजिक वगैरह देख के अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान भारत क्रिकेट सीरीज में पीसीबी को अदम दिलचस्पी. ओके, मोहसिन नकवी ने जी इस जो है सजेशन को टाल दिया. उन्होंने कहा कि हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं रिवायती हरीफों क्रिकेट के लिए. शायकीन अच्छा पता नहीं जी क्यों टाल दिया उन्होंने, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, शान मसूद को पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान बरकरार रखने का इम्कान. उन्होंने कहा कि बैटर से मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई और टीमी कारकर्दगी में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है. अच्छा, और आई थिंक मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ ना, रेड बॉल कैप्टन तो खैर चेंज होना शान की कोई बात बनती नहीं है. मेरा ये ख्याल है कि आपका कोई वाइट बॉल कैप्टन जो है ना वो भी अभी मुझे लग रहा है कि ये चेंज नहीं करेंगे, उसको भी ये इसी जगह पर जो है वो रखेंगे. और चलें जी, स्नूकर में कल पाकिस्तान ने जो है वो 15 टीम रेड एशियन 15 रेड टीम स्नूकर चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में जगह बना ली. क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने 3-0 से इंडिया को शिकस्त दी है. और पाकिस्तान बांग्लादेश पहले टेस्ट का आगाज जो है वो 21 तारीख को मुतवक्को है. और कहते हैं कि जी कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में से किसी 2 वेन्यूज को जो है वो मैचेस की मेजबानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है. रिमेंबर इट्स अ 2 मैच होम सीरीज जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो खेल रहा होगा. सो मुल्तान और पिंडी को दें. मुल्तान में गर्मी का एक इशू होगा मेरे ख्याल से, बट यार अगस्त में वी डोंट सी क्रिकेट बीइंग प्लेड इन पाकिस्तान एंड अगस्त इज अ वेरी रेनी सीजन इन पिंडी एज वेल. आई रियली डोंट नो ये क्या मंतक है इस टाइम पे क्रिकेट कराने की यहाँ पे, लेकिन खैर एनीवे मंतक चल कर रही है कहीं पे इस मुल्क में. लेकिन खैर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Tuli Jaan Diye, Shazia Manzoor and Hassan Rahim. Beautiful song. Hope you guys enjoyed that. I'm enjoying this one आजकल. मेरी बड़ी रेगुलर प्लेलिस्ट में गाड़ी में जो है गाना चल रहा होता है. एंड आई थिंक हमारी गाड़ी के जो
4-5 इंपॉर्टेंट लोग जो प्लेलिस्ट डिसाइड कर रहे होते हैं. आई थिंक इस वक्त हम मुत्तफिक हैं इस गाने को चलाने के हवाले से. सो चलें जी, ओके आगे बढ़ते हैं. 8:24. एंड भाई कांटे का मसला जो डॉक्टर साहब, इस पे 2 थियरी सामने आई हैं. एक तो लईक का ये कहना है, लईक सही के कांटे का रेट जो है बढ़ा दिया गया जिसकी वजह से पड्डे वड्डे और ये सब चल रहे होते हैं. और फरहान का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आया, फरहान रज़ा का, वो आया चेकिंग के हवाले से कि आजकल कंटेनर्स बड़े गायब हो रहे हैं. पता नहीं नेटो का सामान फिर आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन खैर चलें जी. ये है जबरदस्त. इसके अलावा शुएब चौधरी साहब कहते हैं भाई इस सॉन्ग की वीडियो समझ में आई नहीं, मैंने इतनी गौर से इसकी वीडियो देखी नहीं जो मुझे समझ में आया. बिकॉज जनरली गाड़ी में सुन रहे होते हैं, अब गाड़ी में या तो वीडियो देख लें या फिर सॉन्ग सुन लें. तो अभी सॉन्ग सुनने पे जो है, लिसनिंग प्लेजर पे जो है वो ज्यादा फोकस है. डॉक्टर मसूद जावेद कहते हैं नाइस यूट्यूब शो अबाउट 100 डेज. 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस. जैसे आपको याद है 100 डेज एक फिल्म भी थी माधुरी दीक्षित की और जैकी श्रॉफ की, मर्डर मिस्ट्री मूवी. उसमें वो भी था जावेद जाफरी. वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग. अच्छा जी, नुमान कहते हैं नेदरलैंड्स won यूरोज इन 1988. आई थिंक इट्स देयर ओनली मेजर चैंपियनशिप. ओह यस इट इज. वो कहते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम who only won the major trophy in 1998 ICC knockout tournament. Both teams have had boasted many global throughout, but both have been perennial bridesmaid of their respective sports. वैसे हाँ ये तो है. अच्छा जी, अदील, could you please share your views on Coke Studio season 15? यार मैं honestly आपको बताऊं, ये thank you so much for putting forward that question. यार मैं नहीं खुल के बता सकता, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा. बिकॉज यार पता है हमारे यहाँ, क्योंकि देखो कोक स्टूडियो इज अ कमर्शियल वेंचर. जाहिर है कि कमर्शियल वेंचर है और इसमें एक कंपनी है विच इज पुट इन करोड़्स एंड करोड़्स ऑफ रुपीस इनटू दिस थिंग. मुझे जाती तौर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो ब्रांड मैनेजर्स हैं या जो ब्रांड हेड्स हैं या जो ब्रांड डायरेक्टर्स हैं ना, दे आर not ready to hear any kind of criticism about their advertisements and about their commercial. मैं बहुत हद्दे अदब में रह के ये बात कर रहा हूँ because आप see when you are creating something creative you should be ready to hear both side of the argument. Like some of the Coke Studio songs have been amazing, but मैं इसमें हम YouTube शो पे एक बात की जा सकती है because वहाँ पे मुझे यार इसमें भी प्रॉब्लम हो गया. अब तो आप सोशल मीडिया पे भी कोई पोस्ट लगा दें तो उसपे भी आ जाता है कि आपके बंदे ने ये बात हमारे बारे में कैसे कर दी. सो आई डोंट नो मैन, नहीं मैं इस पे खुल के बात नहीं करना चाह रहा अनटिल एंड अनलेस मुझे कोक की तरफ से ये लाइसेंस मिल जाए कि नहीं अदील, you can talk whatever you want to about Coke Studio season 15. It won't affect the advertising to your for your station. और इसमें मैं आजकल काफी ज्यादा आपको लोगों को बार बार ये बात बोल रहा हूँ. I really don't want to say anything जिसकी वजह से मेरे स्टेशन को कोई नुकसान पहुंचे. मेरा YouTube शो तो ये बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि वो तो वैसे भी कुछ पैसे नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रोजगार के वाबस्ता होते हैं. इससे आगे बढ़ते हैं जी. अहमद नईम साहब कहते हैं फ्यूल स्टेशन स्ट्राइक ड्यू टू एडवांस टैक्स. रिटेल आउटलेट्स ओन ऑपरेट बाय ऑयल कंपनीज आर ओपन एज वेल एज फॉर इंस्टीट्यूट बेस्ड रिटेल आउटलेट्स आर ऑन. फॉर लाहौर बेस्ड स्टेशन एंड इशूज आई एम अवेलेबल. जबरदस्त यार. अहमद नईम साहब ने मैसेज किया है. अब आप ट्विटर पे हमारे #sunriseWithAdil पे राब्ता कर सकते हैं इनसे. Ahmed, are you a part of our Lahore WhatsApp group? If you are, please message in our Lahore WhatsApp group that you are out there to help people out, those who are looking for fuel. Because हमारी एक दोस्त का भी मैसेज आया और वो ये कह रही हैं कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल भी खत्म हो गया. तो मैंने उनको यही बोला कि कोई कंपनी आउटलेट आप ढूंढिए लाहौर में, लेकिन वहां पे ऑलरेडी इतना रश होगा. So where do we have company outlets, company operated outlets in Lahore? कराची में तो मुझे 5-6 का पता है, लेकिन डू लेट अस नो सर. ऑलराइट, बाकी का सीन है. और उसके बाद जो है वो सीन ये है दैट फारूक असगर कहते हैं इट इज ऑल वेट फ्रॉम इस्लामाबाद टिल सरगोदा. आई एम ऑन द रोड नाउ. दैट्स वेरी नाइस. माशाल्लाह जी, मॉनसून अपना असर जमा रही है पंजाब में. आप कहते हैं जी इस्लामाबाद से सरगोदा तक जो है वो बारिश ही बारिश है. इसके अलावा एजाज जीशान खान, मैं ये सरगोदा एक खास तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे लास्ट ईयर स्नो कैंप में एक लड़की थी, शी इज स्टडीइंग इन इस्लामाबाद, शी इज डूइंग हर ओन बिजनेस माशाल्लाह नाउ, बट वो सरगोदा की थी. शी नेवर सेड सरगोदा, शी सेड आई एम फलाना फ्रॉम सरगोदा एंड लुक्स सो क्यूट एक्चुअली व्हेन शी सेड सरगोदा. Anyway, एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं अदिल भाई, your YouTube show is just like a family discussion after a whole day's work. Trust me, it's more like a family discussion. चलें, thank you so much यार, बहुत शुक्रिया.
और मुझे पता है इवन दो बहुत कम लोग ये शो देखते हैं, लेकिन जो भी लोग देख रहे होते हैं, आप में से कुछ लोग वाकई अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं. सो थैंक यू सो मच. और इसके अलावा डॉक्टर साहब ये कहते हैं द मिडिल क्लास इज बीइंग एलिमिनेटेड, द थिंग्स गेटिंग वर्स, पीपल कैन हार्डली अफोर्ड डेली कंज्यूमेबल. सीरियसली यार. अनीक अहमद साहब माशाल्लाह जी हज मुकम्मल करके खैर आफियत के साथ वापस आ गए हैं भाई. बहुत मुबारक हो अनीक साहब आपको. अनीक साहब जब हज पे जा रहे थे तो उन्होंने वहां से हमें जाने से पहले भी मैसेज किया था. माशाल्लाह आप खैर आफियत से वापस आ गए. अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा मोहम्मद आसिफ साहब तहसील मेलसी जिला विहाड़ी से मैसेज करते हैं. बहुत शुक्रिया. जमील कहते हैं प्लेजेंट वेदर एट लक्ष्मी चौक लाहौर. दैट इज ग्रेट. नाम सुनते ही भूख लग गई लक्ष्मी चौक का. उरूसा काफी अरसा हो गया है बिन देयर टू लक्ष्मी चौक. चलें जी अगली बार प्लान करते हैं. आई एम गोइंग फॉर रिहर्सल ऑफ कॉन्वोकेशन टुडे. डॉक्टर उरूसा इजाज कहती हैं टुमारो इज अ बिग डे फॉर मी एंड माय पेरेंट्स. माशाल्लाह भाई बहुत मुबारक हो उरूसा आपको. अल्लाह ताला आपको आगे और कामयाबी अता फरमाए. आमीन. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो डू जजेस गेट एनी बेनिफिट इफ एनीवन इज इंक्लूडेड ऑन द बेंच. लाइक व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट है. फहीम मुझे आपका सवाल जरा क्लियर नहीं हुआ, जरा मुझे आप प्लीज बताइएगा. राजा बाबर कहते हैं अदील भाई वो विनोद खन्ना. आई एम सॉरी मैंने राजेश खन्ना बोल दिया था, विनोद खन्ना थे. बिल्कुल थैंक यू भाई राजा बाबर, आपने मेरी तस्दीक की. बिल्कुल मुझे पता है, मुझे वो विनोद खन्ना ही थे, मैंने राजेश खन्ना बोल दिया गलती से. बिकॉज कल ही किसी से राजेश खन्ना के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन हो रही थी कि उन पे फिल्माए हुए गाने फ्यू ऑफ द बेस्ट किशोर सॉन्ग्स वर पिक्चराइज्ड ऑन राजेश खन्ना. विनोद खन्ना जो थे वो राजनीश के जो है वो डिसाइपल बन गए थे और फिर उन्होंने एक टाइम पे जो है वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था. लेकिन फिर महेश भट्ट played a very important role in bringing him back to the industry. Otherwise उसने तो कहना चाहिए कि किनारा कशी इख्तियार कर ली थी मूवीज से. चले जी अभी आपको हम लिए चलते हैं. नहीं लाइक क्या ज़हनियत है आप लोगों की, मुझे ये बताइए. मैं अजीब परेशान सा हो गया हूँ, मुझे पता नहीं डर लगा. मैंने कहीं कुणाल गंजावला वाला जो है वो तो वर्जन नहीं लगा दिया इस गाने का. मैं फिर चेक किया, नहीं इट्स द नजम शिराज वर्जन ऑफ दैट. लाइक कहाँ आप लोग, क्यों आप लोग की जो सोच है वो किस तरफ निकल गई है यार. कुछ डरे यार. जुमे का दिन है आज यार. पता नहीं यार क्या हो गया इस कौम के बुड्ढों को यार, मेरे समझ में नहीं आ रही है बात. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. हमें जिस वक्त फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त शायद ये बुड्ढे जवान थे, तो शायद ये बात हो सकती है जिस फिल्म की हम नेचुरली बात कर रहे हैं. बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 21 ईयर्स. बट चलें ओके. और क्या सीन है भाई. चलें मैसेजेस भी हैं आप लोगों के और साथ साथ जो है वो अच्छा जी चलें. और क्या सीन है. वेयर इज नजम शिराज नाउअडेज. सो नजम शिराज हैड मूव टू कनाडा. वो कनाडा मूव हो गए थे और पाकिस्तान से चीजें अपनी समेट के, और वो कोई लंबी कहानी है. हमारे दोस्त वहां पर होते हैं ऑटावा में, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी इसकी. लेकिन खैर एनीवे तो फिर ही गॉट वो सिटीजन बन गए वहाँ के. फिर बीच में आपको पता है पीटीआई के जलसों में जो है वो नजर आ रहे होते थे, लेकिन फिर जब से इमरान खान साहब गए और 9 मई के बाद से तो वो यहाँ पे नजर नहीं आए. सो कनाडा बेस्ड हैं ये अब नजम शिराज साहब जो हैं ये. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है यार. फिर अली अजमत का कभी गाने की इन्होंने एक फरमाइश की है यार. पता नहीं क्या लोग अपनी जो है ना वो फरमाइशें अपनी ख्वाहिशात निकाल रहे हैं यहाँ पे. और क्या सीन है. चलें जी. हिज डाउनफॉल स्टार्टेड व्हेन ही स्टार्टेड प्रोमोटिंग दैट रिलीजियस गाय बाबर चौधरी. और हाँ बाबर चौधरी ऑफ कोर्स ये alrahmanalrahim.com उनके साथ ये काफ़ी एंगेज थे. काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान की जो हैं वो ये बाबर चौधरी साहब के साथ थी. वो एक बड़े से तख्त के ऊपर बैठ के जो है वो मजहबी बातें कर रहे होते थे. और बहरहाल मैं भी उस पर मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज चलें जी आगे बढ़ते हैं. बरतानवी इलेक्शन जल्दी बरतानवी इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं. तो भाई बरतानवी इलेक्शन इज टर्निंग आउट टू बी एन एब्सोल्यूट राउट. और ख्याल यही था कि दी कंजर्वेटिव्स जो कि टोरीज जिन्हें कहा जाता है और जो कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट में थे पिछले तकरीबन 14 साल से बरतानिया में रूल कर रहे थे. वेरी टर्बुलेंट किस्म का इनका रूल रहा. पहला तो टर्म इनका ठीक था, यानी जब डेविड कैमरन प्राइम मिनिस्टर बने पहली बार वो सही तरीके से चलाने में कामयाब हुए. लेकिन फिर उसके बाद 2015 के इंतखाबात से पहले वो वादा कर बैठे कि मैं ब्रेक्सिट का जो है वो पोलिंग करवाऊंगा, वोट करवाऊंगा, रेफरेंडम करवाऊंगा. ही वाज सो डैम श्योर दैट बरतानवी अवाम जो है वो यूरोप में रहने को प्रेफर करेगी. लेकिन हुआ ये, और खुद इन्होंने जो है वो स्टे के लिए यानी ब्रेक्सिट
ना होने के हवाले से, यानी यूरोपियन यूनियन में रहने के हवाले से डेविड कैमरन ने जो है वो कैंपेन चलाई. डेविड कैमरन बाय द वे पॉलिटिक्स में उन्होंने कम बैक किया. ऋषि सुनक के साथ पिछले कुछ महीनों से जो है वो फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से भी ऑपरेट कर रहे थे बरतानिया में. लेकिन फिर जब ब्रेक्सिट हुआ, और ब्रेक्सिट होना वाज अ बिग टर्मोइल फॉर यूके. आई थिंक पिछले 20-25 साल में, बल्कि शायद उससे आई थिंक मार्गरेट थैचर का एक बड़ा टर्बुलेंट टाइम था 1980s में, जब उन्होंने बरतानवी मईशत को जो है वो एक बिल्कुल टर्न अराउंड किया था फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन कंट्री टू अ सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी. सो उस वक्त बड़ा टर्बुलेंस का वो टाइम था, बट इन द लॉन्ग रन दैट डेफिनेटली हेल्प द यूके इकोनॉमी, नो डाउट अबाउट दैट. सो उनको इसी वजह से आयरन लेडी भी जो है वो कहा जाता था. सो उसके बाद जो बरतानवी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा अगर टर्बुलेंस आया तो दैट वाज डेफिनेटली ब्रेक्सिट. और ब्रेक्सिट जो है ना, उसके बाद से, अच्छा उसके बाद भी जो है जाहिर है फिर डेव कैमरन चले गए, फिर थेरेसा मे आई, शी कुड नॉट डू, उनको ब्रेक्सिट की डील जो है वो नहीं करवा पाई ठीक से. फिर बोरिस जॉनसन आए, बिलाखिर उन्होंने जो है ना वो हार्ड ब्रेक्सिट पे गए. और फिर उसके बाद बोरिस जॉनसन अनपॉपुलर हो गए, कोविड ठीक से मैनेज नहीं कर पाया. फिर लिज ट्रूस आ गई थोड़े अर्से के लिए, लिज ट्रूस के बाद ऋषि सुनक आ गए. सो बहुत ही टर्बुलेंस पिछला जो टर्म था इस कंजर्वेटिव पार्टी का. और इस तमाम चीजों के दौरान इवन दो ब्रिटिश इकोनॉमी ने पिछले तकरीबन कुछ महीने में कुछ कमबैक बड़ा अच्छा किया है, उनकी जो स्टॉक मार्केट हैज बीन डूइंग वेल एंड ऑल, लेकिन आई थिंक पीपल जस्ट सिंपली गॉट फ्रस्ट्रेटेड. अच्छा ये जो लेबर पार्टी इस वक्त, आप ये देखिए कि इस वक्त जो अब तक पार्टी के नताइज आए हैं उसके मुताबिक 230 सीटों में जो है वो आगे है. दे हैव ये उन्होंने 104 सीटों का गेन दिखाया है. यू कैन इमेजिन हाउ बिग अ लीड दिस इज. जो बीबीसी की फोरकास्ट है वो ये कहती है कि 405 सीटें लेबर जीतने में कामयाब हो जाएगी आउट ऑफ 650 सीट्स. कंजर्वेटिव अभी तक सिर्फ 40 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं, और इसमें 115 सीटें उन्होंने अपनी पिछले इलेक्शन से जो हैं वो लूज की थी. पिछला इलेक्शन वाज अ डिजास्टरस इलेक्शन फॉर लेबर बाय द वे. जर्मी कॉर्बिन की क़यादत में बहुत ज्यादा लेफ्ट विंग ये पार्टी हो चुकी थी, और बहुत बाएं बाजू की ये सोच रहे की वजह से बरतानिया की आवाम ने जो है वो इनको रिजेक्ट कर दिया था, और बोरिस जॉनसन के हाथों इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था. और लग यही रहा था कि एक बहुत तवील लिवरपूल स्टाइल डाउनवर्ड स्पाइरल में जो है वो ये टीम नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये जा सकती है. लेकिन इस इलेक्शन में आई थिंक बरतानिया की तारीख के सबसे बड़े मैंडेट्स में से एक मैंडेट जो है ये लेकर आने वाले हैं. इसके अलावा एक और पार्टी, दो पार्टियां हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं इस वक्त. वन इज लिबरल डेमोक्रेट्स. दे हैव वन 26 सीट्स राइट नाउ. 22 सीटों का उन्होंने जो है वो गेन किया. लिबरल डेमोक्रेट बरतानिया में ट्रेडिशनली तीसरी बड़ी पार्टी रही है, और सोशल डेमोक्रेट्स हुआ करते थे और लिबरल पार्टी हुआ करती थी. ये 1980s में किसी टाइम पे मिलकर इन्होंने एक लिबरल डेमोक्रेट पार्टी बनाई थी. सो ये बेसिकली एक अब तो देखें ना, लेबर को तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी की, बिकॉज दे हैव गॉट सो मेनी सीट्स राइट नाउ. बट अब लिबरल डेमोक्रेट्स के लिए ये बड़ा, बिकॉज बहुत सारे लोग जो लेबर और कंजर्वेटिव दोनों से परेशान थे. देखिए मैं बात आपको क्लैरिफाई करता चलूं, बल्कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना हम एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से वापस आके, या आई थिंक इट्स अ 4 मिनट ब्रेक ऑलमोस्ट. सो ब्रेक से वापस आके जरा बरतानवी इलेक्शंस के हवाले से इस अपने डिस्कशन को हम रैप अप करेंगे. और इसके अलावा थोड़ा सा मैं जाते जाते आपको ईरान में होने वाले आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रन ऑफ पे भी जो है वो बात कर लूंगा. सो अभी जाते हैं, फुर्सत से आके बात करते हैं इस पे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट जी, अभी सीन क्या हुआ, देखिए सीन ये हुआ, मैं आपको बता चलूं कि जो बरतानवी इलेक्शन का मैं आपको बता ये रहा था कि लेबर्स हैव डन अमेजिंग, लाइक छा गए हैं, बहुत सीटें जीत गए हैं. लेकिन लेबर पार्टी को भी इस बात का अंदाजा है, और जितने भी जिसको भी थोड़ी बहुत समझ बरतानवी सियासत की है और उन खबरों को फॉलो कर रहा है, उनको भी इस बात का अंदाजा है कि ये कोई लेबर पार्टी इंतहाई मकबूल नहीं हो गई है. This is not that PTI vote that they got in 2024 and this is कंजर्वेटिव का तो हाल नून लीग वाला आवाम ने कर दिया, बिकॉज नहीं चाहिए जी हमें, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. बट बहरहाल वो फिर भी हुकूमत में आ गया. पाकिस्तान की कहानी डिफरेंट ही होती है, लेकिन कोई लेबर का PTI वाली गेम नहीं है, ये बात याद रखिएगा. Their vote share by the way hasn't really increased. उनका वोट शेयर कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है, बल्कि कुछ जगहों पे तो एक्चुअली इनका बाज सर्टन पॉकेट्स में उनका वोट शेयर हैज गॉन डाउन. येट हुआ यह है कि बहुत सारा जो लेबर का ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो भी डिवाइड हुआ है. जो लिबरल डेमोक्रेट्स के मजे आए इस बार इलेक्शन में, जो तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभर रही है यहाँ पे, उनको जो एक फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि बहुत सारे लोग जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से तो लोग तपे हुए तो थे ही, बिकॉज इकोनॉमी का हाल, महंगाई बहुत बढ़ गई, सब कुछ, ब्रेक्सिट का मैस और ये सारी चीजें.
तो उन्होंने कहा इमिग्रेशन आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू बरतानिया में इस बार जो सबसे बड़ा इशू गालिबन था वो इमिग्रेशन का ही इशू था. लोग जो हैं they did not want to see conservatives. उन्होंने जो है ना तो कंजर्वेटिव से नाराज लोगों ने तो कंजर्वेटिव को वोट नहीं दिया. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लेबर के वोट बैंक बहुत बढ़ गया है. लेबर के जो ट्रेडिशनल आई नो 3 पाकिस्तानीज नाउ बाय द वे. अभी एक का मुझे और पता चला है जिन्होंने मुझे ये बताया है दैट दे वोटेड फॉर ग्रीन्स. उन्होंने ग्रीन पार्टी को जो है वो वोट दिया है. और ग्रीन पार्टी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और उनकी जो उम्मीद है वो ये है कि they would also be putting up a decent show in this election. Naturally, बहुत ज़्यादा कोई सीटें तो वो जीतने में कामयाब नहीं हो जाएंगे, लेकिन उनको उम्मीद जो है वो ये है कि ग्रीन कोई 1-2 सीटें जो है 2-3 सीटें जो है निकाल लेगी. ठीक है जी. तो एक तो इस इलेक्शन में जिस पार्टी के मजे आए हैं वो तो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, यानी वो थोड़ी सी सीटों से अब उन्होंने 22 सीटें मजीद गेन की हैं. एक पार्टी जो कि इस वक्त खुशी से जंपे मार रही है और उछल रही है, नो मैं लेबर पार्टी की बात नहीं कर रहा. मैं लेबर का तो मैंने भी आपको बता दिया कि उनका कोई वोट शेयर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होती है उसमें तो आपको पता है कि आप 2-3 हजार वोटों से भी जीत जाएं तब भी आप विनर ही डिक्लेयर होते हैं. जो एक पार्टी सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही है दैट इज अ राइट विंग एंटी इमिग्रेशन पार्टी जिसका नाम है रिफॉर्म यूके. रिमेंबर मैंने कल भी इस हवाले से बात की थी अपने यूट्यूब शो में भी, परसों काफी तफसील से इस पर जिक्र डाली थी. दिस पार्टी इज हेडेड बाय दिस वेरी इस्लामोफोब गाय जिसका नाम है नाइजल फराज. पहले इनकी पार्टी जो है वो यूकिप नाम की हुआ करती थी, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी. जब ब्रेक्सिट का मामला हुआ था उस वक्त भी नाइजल फराज और उसका जो गैंग है इन्होंने बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई थी बरतानिया को यूरोपियन यूनियन से निकालने के लिए. बिकॉज ये जितनी भी एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट पार्टीज होती हैं, ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस पे बिलीव करते हैं और ये लोग बिलीव करते हैं कि हमें किसी भी इस तरह के ब्लॉक का, रीजनल ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो कि हमारी जो आज़ादी है उसको सलब कर सके. तो ये यूरोपियन यूनियन के जनरली बहुत खिलाफ हैं, चाहे वो फ्रंट नेशनल हो या जैसे गाली नेशनल ऑफ फ्रांस में कहते हैं नेशनल रैली वो हो गई, ऑल्टरनेटिव फॉर डॉचलैंड जर्मनी में हो गई, या डच जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हैं. सेम गोज विद रिफॉर्म यूके. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस टाइम? द रिफॉर्म यूके 2018 में एक पार्टी बनी थी, 2019 के इलेक्शन में वो एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए थे और अभी they have made their debut in the British House of Commons जिसके ये इंतखाबात हो रहे हैं, दारुल अवाम जिसको कहा जाता है. और रिफॉर्म यूके ऑलरेडी 4 सीटें निकालने में कामयाब हो गया है and they have won 14.7% of the vote. यानी बरतानिया में अभी तक जो लोग हैं उसमें तकरीबन 15% लोगों ने जो है वो वोट दिया है रिफॉर्म यूके को. So they have got more vote share. अभी तक उनको ज्यादा वोट शेयर जो है वो मिला है compared to liberal Democrats. That actually tell you कि बरतानिया में भी जो वोट है उसमें भी वो राइट विंग टेंडेंसीज जो हैं वो अब यानी इंतहाई दाएं बाजू की जो टेंडेंसीज हैं वो अब नजर आना शुरू हो गई. जस्ट टू समराइज दिस थिंग, बरतानिया में कंजर्वेटिव के 14 साल का जो इक़्तिदार है उसका सूरज गुरूब हो गया है. द पार्टी ऋषि सुनक इसको एक तबाही वाली पोजीशन पे जो है वो छोड़ के जा रहे हैं. लेबर एक बहुत बड़ी वंस इन अ सेंचुरी टाइप उन्होंने जो है वो कामयाबी यहाँ पे हासिल की है. लिबरल डेमोक्रेट्स आर द मेन विनर्स. इसके अलावा स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी जो स्कॉटलैंड की रूलिंग पार्टी है उसको भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है. अ लॉट ऑफ देयर सीट्स आर टेकन बाय लेबर देयर इन स्कॉटलैंड, जो कि इस पार्टी के लिए बहुत बड़ा धचका है बिकॉज इस पार्टी के भी अपने अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो काफी ज्यादा हो गए थे. और हमजा यूसुफ अगर आपको याद हो फर्स्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, इस पार्टी के सरबराह थे, उनको भी फारिग कर दिया गया था, फिर दूसरे साहब इसको जो है वो देख रहे थे. तो खैर एनीवे चलें जी, ये हो गई बरतानवी इलेक्शंस की बात. सो कांग्रेचुलेशंस, सर कीयर स्टार्मर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, जो कि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जो है वो हुक्मरानी करेंगे. दिल्ली से ईरान के इलेक्शंस के हवाले से बात करते थे अगले कोई 2.5 मिनट में. ईरान में आज प्रेसिडेंशियल रन ऑफ होने वाला है. पिछले फ्राइडे जब मैं जा रहा था तो मैंने आपको बताया था ईरान में इलेक्शन होना है और 28 तारीख को इलेक्शन होना था जून को. और उसमें जो टॉप 2 कैंडिडेट, बिकॉज किसी भी कैंडिडेट को जो है वो 50% से ऊपर वोट नहीं मिले थे, तो जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान आज ये रन ऑफ इलेक्शन जो है ये होने वाला है. इनकलाब ईरान के बाद ये दूसरी बार सदारती इंतखाबात में ऐसा हो रहा है कि ये रन ऑफ इलेक्शन जो है वो होगा. और इसमें जो फ्रंट रनर हैं ही इज अ रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट जिनका नाम मसूद पेजेश्कियान है. और मसूद साहब जो हैं इनको पहले राउंड में 42.6% वोट मिले थे. इनको अगर 50% वोट मिल जाते तो ये अभी ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुके होते, लेकिन नहीं. इनका मुकाबला जो है वो मिस्टर सईद जलीली के साथ जो है वो हो रहा है, हु इज अ
एक्सट्रीम हार्ड लाइनर. सो जो रिफॉर्मिस्ट हैं पेजेश्कियान साहब, ज़ाहिर है ये ईरान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो एक बार फिर से शामिल करवाना चाहते हैं. ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर गुफ्तगू करने को तैयार हैं. ये चाहते हैं कि ईरान की आवाम को जो है वो ज़्यादा आज़ादियाँ मिलें. इन पे जो उनकी आज़ादी राय, आज़ादी जितनी भी है, जो एक इंसान को एक आज़ादी मिलनी चाहिए, जो इंसान की एक बुनियादी इंस्टिंक्ट है हुर्रियत की, वो ये चाहते हैं कि जी ईरान के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें दी जाएं. तो ईरान के जो रिफॉर्म माइंडेड लोग हैं, वो लोग जो कि आयतुल्लाह के इस रूल से ईरान को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दिलवाना चाहते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं. और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो सारे के सारे अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जलीली साहब के प्लेटफॉर्म पे जो है जमा हो गए हैं. ईरान के साबिक रिफॉर्म कदामत पसंद, माफ कीजिएगा, ईरान के साबिक एक सदर थे हसन रूहानी, जो कि खुद रिफॉर्म माइंडेड आदमी थे, इस्लाह पसंद जिन्हें कहा जाता है. उन्होंने जो है वो अपनी सपोर्ट का ऐलान किया है कि जी आप पेजेश्कियान साहब को जो है वोट दें. ही इज अ फॉर्मर हार्ट सर्जन बाय द वे. और दूसरी जानिब जो जलीली साहब हैं, ईरान के जो हार्ड लाइनर हैं, ऑफ कोर्स ये आयतुल्लाह के बहुत करीबी माने जाते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेडिशनलिस्ट हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एंड ऑल. सो ईरान की आवाम, अच्छा ये भी याद रहे कि इन ईरान की तारीख का सबसे लोएस्ट टर्नआउट जो है वो फर्स्ट राउंड ऑफ दिस इलेक्शन में रहा था. सो आज कितनी बड़ी तादाद में ईरान में लोग जो है वो वोट देने निकलते हैं. क्या ईरान में कोई रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट, इवन दो जो इससे पहले रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट आए, चाहे वो हसन रूहानी आए या उसके अलावा एक दो और भी हैं, आई मीन अली अकबर हाशमी रफसंजानी अगर आपको याद हो, ये भी बड़े रिफॉर्म माइंडेड थे, लेकिन इनके लिए मामलात बड़े मुश्किल बनाते हैं जो कदामत पसंद होते हैं. एंड देन दिस जिस थियोक्रेसी जो रूल करती है ईरान को, तो क्या आज रिफॉर्मिस्ट कामयाबी हासिल करते हैं या ट्रेडिशनलिस्ट है वो ईरान में अपने रूल को मजबूत करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग डे ऑफ पोलिंग अहेड देयर. वक्त आ गया मैं आप लोगों से इजाजत दूं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी. Guys, enjoy your weekend and तब मिलते हैं. I really hope that it rains all across Pakistan. It is already raining in a lot of places. So, my prayers कि ये बारिश बरान रहमत साबित हो. आमीन सुमा आमीन. मंडे मिलते हैं. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan. Zindabad. This is Mira FM 107.4.